हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिंस, जया, संदीप, नीतीश। क्लास बेटा स्टार्ट हो गई आप सभी की। तो एक बार मुझे बताओ कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो बता देंगे, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करते हैं शुरू। ठीक है। हम्म। ये बच्चे कह रहा है इतने लेट कैसे हो सकते हैं, 11 बज के 16 मिनट हुई है भाई। हैं? अच्छा। इनकी मुझे लग रहा है आज मैं ना स्टूडियो में आया हूँ क्लास लेने। इनकी क्लॉक ठीक नहीं है। आपके कमेंट आ रहे हैं 11 बज के 18 मिनट पे। और इधर इनकी घड़ी में अब 11:16 से 17 हुए हैं। हम्म। देख रहे हो आज माइक अलग है, वाइट कलर का। आज जो है क्लास ये आपकी कैरीविल के स्टूडियो में लेने आया हूं मैं। हम्म। बीबी नायडू, नीतीश, टिंकू, पूर्वेंदु, पुष्पेंद्रा, रवि, प्रिंस, विनोद। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल हमने क्लास में वर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, हल्का फुल्का सही, कोई ज्यादा ऐसे खास नहीं। एक ये बोला बताया था आपको कि वर्क जो है इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ एस कोस थीटा, है ना। और ये जो एफ एस कोस थीटा है, इसे मैंने कहा था कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर की फॉर्म में, है ना। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर हमें डॉट दिखेगा, यानी वर्क जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी बनेगी, अदिश राशि, स्केलर अदिश। ठीक। आ रही बात समझ में सभी को? आवाज नहीं आ रही? कौन बच्चा है अगर आवाज नहीं आ रही? यहाँ तो बढ़िया दिखा रहा है भाई वॉइस। बाकी को आवाज आ रही है भाई? राजा ने तो, शुभम, टिंकू, कार्तिक को नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है कि नहीं, है बताओ। अच्छा, दूसरी चीज, एक हमने शायद आपको ये बताया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर जमीन पर रखा है, एम किलोग्राम का है, अगर कोई कुली या कोई बच्चा उसे ऊपर उठा के रख दे, तो किसी सामान को जब ऊपर उठा के रखेगा कोई व्यक्ति, तो उसके द्वारा कार्य किया जाएगा प्लस एम जी एच। और जब किसी सामान को आप ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो ग्रेविटी वर्क करेगी माइनस एम जी एच। तो ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य माइनस एम जी एच होगा, है ना। और किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य होगा प्लस एम जी एच। ये कह रहा है हिंदी में पढ़ाया करो भाई, ये ना फॉर्मूला ऐसे ही होता है, हिंदी में फॉर्मूले अलग नहीं होते। अब तुम्हें समझ में दिक्कत क्या है कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। जीवन में थोड़ी मेहनत की होती है ना, पहले पढ़ाई की होती, तो डिफरेंस पता होता। ये बेटा हिंदी इंग्लिश में फॉर्मूला ऐसे ही होता है। वर्क का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला हिंदी इंग्लिश में यही है, एफ एस कोस थीटा। बस इंग्लिश में बोल देंगे ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। हिंदी में बोल देंगे ये बल है और ये विस्थापन है। तो मैंने कहा था अगर किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप एच हाइट ऊपर लेके जाएंगे, तो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य होगा प्लस एम जी एच। और किसी वस्तु को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इस प्रोसेस में ग्रेविटी काम करेगी माइनस एम जी एच। फिर मैंने एक आपको बताया था कि अगर कोई कुली कोई सामान सर पर रखे और एक आगे बढ़ जाए, तो इस प्रोसेस में कुली के द्वारा बैग पर किया गया कार्य होगा शून्य। क्योंकि कुली जो है इस बैग को जब अपने सर पर रखता है तो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, और बैग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल था 90 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू 90 थी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वर्क कितना होगा, 0। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये एमजीएच कैसा है, क्लास पढ़ा पढ़ा करो, सारी क्लास लिया करो, मुंह उठा के मत आया करो क्लास में ऐसे ही कि जब मन किया क्लास में चले आए, कैसे आया ये। तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं क्लास में, तुम इतनी बार कहते कहते मुझे खुद से गिल्टी सी फील होने लगी है ना। ऐसा डांटते हुए टीचर को खुद को अपने ऊपर अफसोस होता है, कह रहा है जी एमजीएच कैसे आया। जब मन करेगा क्लास में चले आएंगे ऐसे ही। अचानक से दिखता हो ना, लाइव लिखा हुआ है, हाँ भाई पैसे दे रखे हैं 800 रुपए, चलो। अब मास्टर जाकर सर मारते हैं, कुछ भी यार तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, कैसे बच्चे हो तुम। मैं भी 12th फेल मूवी देख रहा था अभी एक दिन, मैं देख के भावुक हो गया। 2 बार देख ली मैंने, दोबारा 3 बार देखने का मन कर रहा, तीसरी बार भी। बंदों के पास ऑप्शन नहीं है, तब भी सफाई कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, तो भी उन्हें पढ़ना है। तुम यार घर में बैठ के, घर में रहकर, कहीं बाहर नहीं निकलना, कुछ निकलना, तुम तब भी नहीं पढ़ते हो। कह रहा है जी एमजीएच कैसे आया। अब इसमें एक दो क्वेश्चन आप करेंगे, इन्हें बड़े ध्यान से देखना। तो ये, इससे मुझे थोड़ा सा और आइडिया होगा। चलो पहले एक क्वेश्चन आप, चलो इससे भी पहले ये छोड़ो अभी आप। ये क्वेश्चन करना। इसने कहा कि एक आदमी जिसके सर पर एक बक्सा है
वह सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आदमी द्वारा बक्से पर किया गया कार्य क्या होगा। बेटा देखो, आदमी के सर पे बॉक्स रखा हुआ है और आदमी जो है ना एक सीधी रेखा में नहीं चल रहा, ये आदमी के सर पे बॉक्स रखा है और ये सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय मैन ऑन द बॉक्स क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे देखना, बड़े ध्यान से समझना कि बेटा ये मैंने मान लो कि सीढ़ी मैंने ऐसे बना ली, ये सीढ़ियां हैं, इस पर एक आदमी चढ़ रहा है और उसके सर के ऊपर क्या है, एक बक्सा रखा हुआ है। ठीक, अभी चढ़ते चढ़ते बेटा यहां पहुंच गया, मान लो यहां पे। तो कह रहा कि इस आदमी के द्वारा बॉक्स पर किया गया कार्य बताइए क्या होगा। तो मैंने कल की क्लास में आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके सर के ऊपर कोई बॉक्स रखा हो, तो जब भी कोई बॉक्स आपके ऊपर रखा होगा सर के ऊपर, आप उसे फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं ताकि वो बक्सा आपकी गर्दन ना तोड़ दे। बक्सा सर पर रखा है, तो जब भी बक्सा सर के ऊपर होगा तो हम फोर्स कहां लगाएंगे, उस पर ऊपर की तरफ। तो बेटा फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। अच्छा, आपका बॉक्स यहां पर था, अभी यहां पर पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, ऊपर की तरफ ही है। भाई बक्सा भी यहां पर था, अब यहां पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है। तो जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी ही दिशा में डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। भाई कार्य जो है वो कब पॉजिटिव होता है, वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा। अब एक बात समझो आप कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1, तो वर्क पॉजिटिव आएगा। तो बेटा किया गया कार्य यहां पे पॉजिटिव है। जीरो कब होता, आप सर पे बक्सा रखकर एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहे होते, तो वहां पे आप फोर्स तो लगाते ऊपर की तरफ, और मैंने बताया था कि बक्सा यहां पर है, अगर सीधी रेखा में चलते तो बक्सा का डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर, तो वहां पे एंगल बनता 90 डिग्री का। तो यहां पे बेटा इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव, यानी कि ए आंसर। बक्सा सर पर रखकर सीधी रेखा में चल रहे हैं कि सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, दोनों में चेंज हो जाएगा। जब होगा राजपाल पता चल जाएगा, भाई अभी पढ़ ले। ये करो, एक क्वेश्चन है यहां पे, ये कह रहा है कि ए पोर्टर विद ए सूटकेस ऑन हिज हेड इज क्लाइंबिंग अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, द वर्क डन बाय द वेट ऑफ सूटकेस ऑन द सूटकेस। बेटा इस बार कह रहा है कि एक कुली ने फिर से अपने सर पे एक सूटकेस रखा हुआ है और वो सीढ़ियों की उड़ान पर, यानी कि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है लगातार। तो इस बार कह रहा है कि जो सूटकेस का जो वेट है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में उसने पूछा था कि कुली ने बक्से पर कितना काम किया, तो कुली ने बेटा फोर्स लगाया बक्से पे ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क पॉजिटिव आया था। लेकिन इस वाले केस में आप देखो कि जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर फिर से कुली चढ़ रहा है। तो मान लो कि कुली अभी यहां पर था, सर पे इसके बक्सा रखा हुआ है, अब यहां पे पहुंच गया। लेकिन इस बार ये कह रहा है कि जब बक्सा लेके ऊपर जाएगा तो जो वेट है सूटकेस का उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो बेटा वेट किसी भी वस्तु का हमें पता है कि हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, तो इसका जो वेट होगा वो काम कहां करेगा, नीचे की तरफ। तो सूटकेस का जो वेट है mg वो नीचे की तरफ लग रहा है और सूटकेस कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट कहां है इसका, ऊपर की तरफ। तो फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, कोस 180 होता माइनस, तो यानी कि यहां पे वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बी आंसर आएगा इसका, जो मैं रामपाल, प्रवेंदु, रवि, टिंकू बिल्कुल बढ़िया बता रहे हैं। आप देखो अब ये मैं आपसे कुली वाला केस दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, इससे ज्यादा वैरायटीज में नहीं बनेगी। सबसे पहले एक चीज देखना, अगर कभी पेपर में ये कहे कि कुली ने कोई सामान प्लेटफॉर्म से उठाया और अपने सर के ऊपर रखा, तो किसी सामान को जब उठा के आप अपने सर के ऊपर रखते हैं उस केस में क्या क्या कार्य होता है, पॉजिटिव। कुली के द्वारा बात कर रहा हूं मैं, तो कोई कुली किसी सामान को उठा के सर पर रखेगा तो उसके द्वारा क्या कार्य होगा, पॉजिटिव। लेकिन जब वो सामान उठा के ऊपर रखेगा सर पे, तो इस प्रोसेस में ग्रेविटी कितना काम करेगी, नेगेटिव। क्योंकि जब वो सामान को ऊपर उठा रहा होगा तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगती है, ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ग्रेविटी ने काम किया नेगेटिव। या आप ये कह सकते हो कि सूटकेस का जो वेट है उसने क्या काम किया, नेगेटिव। तो किसी सामान को कुली उठा के सर पर रखेगा तो उसके द्वारा क्या कार्य, पॉजिटिव है। कुली ने सर पर सामान रख रखा है और एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है, तो उसके द्वारा क्या गया कार्य होगा, 0। कुली ने सामान सर पर रख रखा है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो कार्य होगा पॉजिटिव। तो कुली 0 काम कब करता है कि सामान उसके सर पर रखा हो और वो सीधी रेखा में आगे जा रहा हो, तो 0 वर्क। जमीन से उठा के सामान सर पर रखेगा तो पॉजिटिव वर्क, सामान सर पर रखा हुआ है और सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तो भी पॉजिटिव वर्क। ग्रेविटी क्या करेगी,
अगर आपने कोई सामान उठा के सर के ऊपर रखा तो प्रोसेस में ग्रेविटी ने किया नेगेटिव काम। सामान सर पर रखा हुआ है आपने और आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो भी ग्रेविटी या सूटकेस के वेट के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव। तो देखो यहां पे सूटकेस के वेट के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वेट जो है नीचे की तरफ लगता है या ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है और सूटकेस ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका ऊपर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल 180 का बनेगा, तो नेगेटिव काम। इस वाले केस में उसने ग्रेविटी नहीं, कुली ने कितना काम किया, बक्सा सर पर रखा है तो कुली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही है, तो वर्क पॉजिटिव। और बाकी दो केस हम कल डिस्कस कर चुके हैं, है ना, क्लास में। अब इसमें एक मैं चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन करें ध्यान से, तुक्केबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ के करेंगे। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं कहीं इन लोगों की वजह से कट ना जाए। तो क्लास में ना इस चीज का बहुत ध्यान रखा करो, इससे ना टीचर को भी मजा नहीं आता। आप लोग किसी क्लास में आते हो, किसी क्लास में नहीं आते, चलती हुई क्लास में आ जाओगे कि जी मैं लेट हो गया हूं, दोबारा बता दो, है कल की क्लास में नहीं आए, ये चीज कैसे आई। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि भाई जब आप कंटिन्यूटी आपकी नहीं है तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। फिर जो बच्चा डेली आ रहा है लाइव क्लास में वही पूछे, जिनकी क्लास पूरी नहीं हुई पहले पीछे की क्लास कंप्लीट कर ले और फिर आए, उससे बाकी बच्चों का टाइम भी खराब नहीं होगा जो सीरियस है पढ़ने में। इसने कहा किसी कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आप हैंडल पर जोर देते हैं और उसे बंद करने के लिए आप हैंडल को खींचते हैं, आपके द्वारा हैंडल पर किया गया कार्य क्या होगा? ये सबको करना है। टू ओपन द डोर ऑफ ए रूम यू पुश द हैंडल एंड टू क्लोज इट यू पुल ऑन द हैंडल, द वर्क डन बाय यू ऑन द हैंडल इज। देखो आपने देखा होगा कई बार आप किसी दुकान में गए, दुकान पे लिखा होता है ना गेट पर पुश और या पुल लिखा होता है, तो कह रहा है कि जब आप दरवाजे को खोलते हो तो आप उसे पुश करते हैं और बंद करते समय आप उसे पुल करते हो। तो कह रहा है कि आपके द्वारा हैंडल पर किया गया कार्य क्या होगा? मुझे एक चीज बताओ, जब बेटा आप दरवाजे को पुश कर रहे हैं, आपने दरवाजे पे हाथ रखा, आपने उसे पुश किया, तो आपने जिधर को फोर्स लगाया दरवाजा उधर को ही तो भागा है भाई। जिधर को फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उधर को ही हो रहा है, तो यानी कि पुश जिधर किया दरवाजा उधर ही गया, यानी कि वर्क पॉजिटिव। पुल करते समय आप दरवाजा अपनी तरफ खींच रहे हैं, फोर्स अपनी तरफ लगा रहे हैं, दरवाजा भी आपकी तरफ ही आ रहा है, तो वर्क पॉजिटिव। दरवाजा चाहे खोलो चाहे दरवाजा बंद करो, दोनों केस में आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। या कोई बच्चा कह रहा है जी ऐसा नहीं है, मैं दरवाजे पर धक्का मारता हूं उधर को और दरवाजा उधर को नहीं जाता, दरवाजा तो मेरी तरफ को आता है। भाई जिधर को आप फोर्स लगाएंगे, जिधर को आप धक्का मारेंगे दरवाजे पर, जिधर फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन उसी तरफ हुआ, तो पुश करते समय वर्क पॉजिटिव, पुल करते समय दरवाजा अपनी तरफ खींचा और दरवाजा मेरी तरफ ही आया। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जिधर को बल लगाया जाए डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में हो, तो वर्क पॉजिटिव होता है। पूरी क्लास में केवल संदीप का और अंकिता गलत है, बाकी सबका ठीक है, सबने पॉजिटिव ही बोला है। तो जब भी आपको चेक करना हो ना कि वर्क पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, तो बस आप ये देखा करो कि वर्क किसी फोर्स के द्वारा किया जाता है, या तो आदमी फोर्स लगाए, व्यक्ति फोर्स लगाए, या कई बार वो ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है उसके बारे में बात करें। तो आप ये देखो कि जिधर को फोर्स लगा क्या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है क्या, तो वर्क पॉजिटिव। जिधर को फोर्स लग रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट उसके विपरीत दिशा में है तो वर्क नेगेटिव। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हो तो वर्क जीरो। तो पुश करते समय जिधर को फोर्स लगाते हैं उधर कोई दरवाजा खुलता है, तो इसलिए हमें पता चल गया। समझ रहे ना बात को? जैसे कि भाई वर्क जो है ये एफ एस कोस थीटा है ना। अगर इस हम केस फर्स्ट की बात करें, अगर बेटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, थीटा की वैल्यू मान लो कि 30, 45, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 से कम है, तो आपको पता है कि बेटा कोस की जो वैल्यू आएगी, कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आप चेक कर लो, कोस 60 का मान होता है हाफ, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की होती है √3/2। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो कोस थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम का हो। तो 90 डिग्री से जब कम के एंगल बनेंगे कि बल और विस्थापन के बीच में कोण 30 डिग्री का है, 60 का है, 45 का है, 20 का है, 0 का है, तो वर्क आएगा हमारा पॉजिटिव। लेकिन अगर इनके बीच में एंगल जो है वो ठीक 90 डिग्री का बन जाए, 90 डिग्री का, तो कोस 90 होता है 0, तो वर्क भी 0 हो जाएगा। तो यहां से एक तो कुली वाला केस ही आ गया 90 डिग्री एंगल वाला, कि कुली ने सर पे सामान रखा हुआ है और वो सर पे सामान रखा है तो फोर्स ऊपर लगाएगा और वो आगे जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के एंगल पे, तो वर्क 0। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है इसमें कि सर्कुलर मोशन में
फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। बेटा याद करो, जब मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति, यानी वस्तु एक ही स्पीड से भाग रही है, और किसी वस्तु को सर्कुलर मोशन में लाने के लिए एक बल जिम्मेदार होता है। सबने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, ये आपको पढ़ाया था हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कुलर मोशन में किसी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर सर्कुलर मोशन में कोई भी बल के द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य, क्योंकि फोर्स कहां लगता है, सेंटर की तरफ। जो फोर्स इसे सर्कुलर मोशन में लेके आ रहा है, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो तो केंद्र की ओर लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट किधर को होगा भाई, जिधर को वेलोसिटी होगी, जिधर को वेग होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही होगी। भाई अगर मैं भाग इधर को रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर को तो होगा, मैं भाग तो इधर को रहा हूं, तो क्या मेरा विस्थापन इस दिशा में हो जाएगा, नहीं। तो यानी कि सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय फोर्स इन सर्कुलर मोशन होता है 0। ये क्वेश्चन आता है कि वृत्तीय गति में बल के द्वारा किया गया कार्य कितना, शून्य, क्योंकि बल लग रहा है केंद्र की ओर, और विस्थापन किधर को होगा, वेलोसिटी वेग की डायरेक्शन में, तो दोनों 90 डिग्री में बनेंगे। तो आप एक चीज और लिखेंगे हम, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन the work done by force is 0। हिंदी में लिखेंगे, वृत्तीय गति में बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। वृत्तीय गति में बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इन सर्कुलर मोशन द वर्क डन बाय फोर्स इज 0, शून्य। ठीक, अब लेते हैं केस थर्ड। अगर बेटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, 120 पे है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से ज्यादा हो, 120 है, 150 है, 180 है, तो अगर 90 से बड़ा हो ना, तो बेटा कोस की वैल्यू फिर आती है नेगेटिव, तो फिर कोस थीटा नेगेटिव होता है। जैसे आपको पता है कि कोस 180 होता है -1, कोस 120 होता है -12, तो फिर वर्क आएगा नेगेटिव। तो वर्क नेगेटिव कब आएगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे जब हम किसी सामान को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेविटी ने कितना कार्य किया, गुरुत्व ने कितना कार्य किया, जब किसी वस्तु को हम ऊपर उठाएंगे तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है वो नीचे लगा रही है, और बैग जा रहा है ऊपर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है 180, 90 से बड़ा, तो दोनों के बीच में अगर एंगल 180 है तो माइनस में आएगी कोस की वैल्यू, तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क के लिए थीटा होना चाहिए 90 से बड़ा। अगर हमें सबसे मिनिमम वर्क चाहिए, मिनिमम वर्क के लिए भाई नेगेटिव वर्क तो होगा थीटा से बड़ा, पर 180 पे मिनिमम आएगा कि 120 पे कि 150 पे, तो मिनिमम जो वर्क आएगा, मिनिमम वर्क के लिए थीटा होना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो दोनों। तो मिनिमम वर्क तब आएगा जब थीटा 180 हो। वर्क 0 कब आएगा, जब दोनों के बीच में एंगल 0 हो। पॉजिटिव कब आता है, थीटा 90 से कम हो। अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 0 ही हो, एग्जैक्ट 0, तो फिर वर्क आएगा आपका मैक्सिमम। देखो क्यों, ऐसा क्यों है, अब भाई खुद सोचो कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो कोस 0 की वैल्यू आएगी 1, और कोस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिल रही है, थीटा 0 पुट करने पे। अच्छा, कोस की सबसे कम वैल्यू हो सकती है -1, तो नेगेटिव वैल्यू में -1, कभी -3 या -4 नहीं हो सकता कोस। तो कोस की सबसे न्यूनतम वैल्यू -1 कब मिलेगी, जब हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे। भाई कोस का मान 1 से -1 के बीच में हो सकता है, तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब मिलेगी हमें, मैक्सिमम वैल्यू कोस की कब मिल रही है, थीटा 0 पुट करने पर। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू थीटा 0 मिल रही है, तो वर्क सबसे ज्यादा कब मिलेगा, जब थीटा क्या होगा 0, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो एग्जैक्ट उसी में डिस्प्लेसमेंट हो। कोस की सबसे छोटी वैल्यू कब क्या होती है, -1, तो कोस की सबसे छोटी वैल्यू -1 हमें कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो अगर आपको न्यूनतम वर्क चाहिए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए तो दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए 0 डिग्री का, और आपको 0 चाहिए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। ठीक है,
अब इसमें कई बार वो बस एक छोटी सी बात ये पूछ लेता है कि अधिकतम वर्क मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, जब बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होंगे, दोनों के बीच में एंगल जीरो वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है, और न्यूनतम के लिए बिल्कुल अपोजिट, जैसे कि जब हम किस सामान को ऊपर उठा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है ना। तो ये छोटी छोटी सी एक दो बातें आप ध्यान कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वर्क का एक बेसिक सा फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा। इसी फॉर्मूले को जब मैंने एक आपको सोल्व करके दिखाया था कि जब हम किसी सामान को ऊपर लेके जाएंगे तो कोई कुली या कोई व्यक्ति कार्य करेगा प्लस mgh। इसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया था कि mgh कैसे आया कल की क्लास में ना, कि भाई जब किसी सामान को आप ऊपर उठाओगे तो आपको उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसके वेट के बराबर। तो वेट कितना है mg, तो किस सामान को ऊपर लेके जाओगे तो जितना भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसकी हाइट के बराबर होगा। तो मैंने कहा था कि इसके जगह हमने h लिख दिया। फोर्स ऊपर लगा रहा है आदमी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, थीटा की वैल्यू 0 तो कोस 0 1, तो mgh आ गया। ठीक है भाई कार्तिक, समझ आ गया mgh कैसे आया। अब इसमें हम एक दो खतरनाक से क्वेश्चन ऑप्शन और बनाने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मैं आपके सामने लिखूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण, याद है आप लोगों को गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बेटा मैंने आपको लिखवाया था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उम्मीद कर रहा हूं कि सबको याद होगी। अच्छा इसमें अगर मैं यू स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दो को भी इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। ये सब मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा थर्ड इक्वेशन को। अच्छा इस थर्ड इक्वेशन में दोनों तरफ अगर m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या किसी बच्चे को कोई आपत्ति है? मैं दोनों तरफ ही कर रहा हूं ना, m से m कट जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास में ये हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये जो m और a है इसे एक साथ लिख देते हैं हम, ये हो गया s। तो f इजकल टू होता है m में, तो बन गया मेरे पास हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर f इंटू एस। ये बेटा हमारे बड़े काम का है फॉर्मूला। एक तो इसे लिख लो साइड में, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू f इंटू एस। अब यहां पे एक चीज और देखना कि बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया वर्क, तो वर्क किसके बराबर आ गया हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। ठीक, तो भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बल गुणा विस्थापन, ये तो कार्य होता है। तो वर्क का एक फॉर्मूला मेरे पास ये भी आ गया हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बड़ा काम आएगा हमारे। ये फॉर्मूला देखो हम कब लगाएंगे, अगर पेपर में हमारे से कह दे कि एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही थी तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। एक वस्तु 50 की स्पीड से भाग रही थी, उसे रोकना है, इनिशियल स्पीड उसकी 50 है, फाइनल 0 करनी है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। जब भी पेपर में स्पीड बढ़ाने या स्पीड घटाने के लिए वर्क की बात करेगा तो मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा हमेशा, वर्क का हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा आगे चल के मैं आपको चीज बताऊंगा कि एक हम होता है जब कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा होता है ना, इसी चैप्टर का नाम है ना वर्क पावर एंड एनर्जी, ऊर्जा। तो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा होता है उसके पास एक एनर्जी होती है, हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वो होती है हाफ m वी स्क्वायर। अगर v स्पीड से भाग रहा है तो हाफ m वी स्क्वायर, u स्पीड से भाग रहा है तो हाफ m यू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m वी स्क्वायर। तो यहां देखो ये लिखा है हाफ m वी स्क्वायर, अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। यानी बेटा ये क्या बता रहा है मुझे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज बता रहा है ना। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी शुरुआत की स्पीड u हो और फाइनल स्पीड उसकी v हो, तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी हाफ m यू स्क्वायर, और फाइनल कितनी होगी उसकी हाफ m वी स्क्वायर। अगर मैं हाफ m वी स्क्वायर में से हाफ m यू स्क्वायर घटा दूं, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल घटा दूं, तो एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो किसी वस्तु पर अगर आपको उसकी स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए कितना कार्य किया गया वो पूछेगा तो हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से निकालेंगे, और इसी चीज को हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो इसे बेटा हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
ये हमारी कार्य ऊर्जा थ्योरम कहलाती है, वर्क एनर्जी थ्योरम है ये हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो एक बार उसने पूछा कि भाई किसी वस्तु पर जो टोटल वर्क, टोटल कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। देखो यहां तक जो अभी तक मैं आपसे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा रहा था ना, इस फॉर्मूला में बेटा क्या था कि किसी वस्तु पे कोई फोर्स लगा तो फोर्स ने कितना कार्य किया, वो डब्ल्यू है कि फोर्स ने कितना काम किया। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ना कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे जितने भी वस्तु पे फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्सों के द्वारा किया गया कुल कार्य होगा ये एक्चुअल में टोटल वर्क आता है। कि मान लो एक वस्तु पे 10 फोर्स लग रहे हैं, उन 10 के 10 फोर्स ने मिलकर जो टोटल काम किया यहां पे वो आएगा। तो जब भी वस्तु की स्पीड बढ़ाने या घटाने की बात करेंगे, वस्तु की स्पीड कब बढ़ सकती है? जितने भी वर्क, जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं, तो उनका जो नेट फोर्स बचेगा वो नेट फोर्स तो उसकी स्पीड बढ़ाएगा। ये घटाने के लिए जितने फोर्स काम कर रहे हैं उनका जो नेट बनेगा वही तो घटाएगा। तो इसमें जो वर्क है वो टोटल जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबके द्वारा किया गया कुल कार्य होता है ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और किसी वस्तु पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके द्वारा किया गया कुल कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्क का ये, और ये भी याद रखना है, और एक ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। इन सबको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे कैसे यूज करेंगे, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया आपको समझ में आए। चलो खुद से बनाते हैं क्वेश्चन। देखो अब इन्हें अप्लाई करना सीखना हमें, ठीक है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। देखो ये बेटा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये 10 किलोग्राम का है और ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा था, 4 से। अगर आपको इस 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड करनी है तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड करने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg फ्रॉम 4 मीटर पर सेकंड टू 12 मीटर पर सेकंड। 10 किलोग्राम की वस्तु की चाल 4 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड करने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? कुल कार्य का मतलब है कि जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं उन सब फोर्स को अगर इसकी स्पीड 4 से 12 करनी है तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो आपको सब सुन के ही लग रहा होगा कि यार स्पीड चेंज करनी है, 4 से कितनी करनी है? 12। ये 4 से कह दे 18, ये 4 से कह दे 20। तो जब भी आपको स्पीड में चेंज करना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब u कितना है? शुरुआत की स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड की। फाइनल स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड की। और मास कितना है? 10 kg का। बस आपको वैल्यू तो पुट करनी है इसमें। देखो टिंकू ने, रामपाल ने तुरंत आंसर भी दे दिया हमें। तो मास कितना है? 10 किलोग्राम का। फाइनल स्पीड कितनी है? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 बराबर 144। यू कितना है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 1/2 इंटू 10। तो 44 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 128, 128। तो 2 से भाग करेंगे, 2 6 12 और ये 4, तो कितना आ जाएगा? 640 जूल। टोटल जो कार्य किया जाएगा वो 640 जूल का है। वेव का थर्ड वीडियो है वो, थर्ड, तीसरा। और भाई तुम्हारी जो घड़ी है 2-3 मिनट लेट है ये क्लास 2-3 मिनट लेट हुई है स्टार्ट। देखो बच्चों का कमेंट देखो 11:46। जैसे मान लो अभी ऊपर देखो ऐसे कुछ आएगा ना, और इसमें बाद में बज रहे हैं घड़ी में या 45। तो ऐसा हो रहा है कि जैसे हाँ, ना ना वो तो इन जनरल ही है। बच्चों का कमेंट आ रहा 11:46 पे, यहाँ पे 11:45 ही हो रहे हैं। ये घड़ी पीछे है हमारी 2-3 मिनट, इसलिए हमारी क्लास लेट हुई है स्टार्ट। बच्चे कह रहे गुरुजी आपकी क्लास तो कभी लेट होती ही नहीं है, हैं? है ना, घड़ी के हिसाब से। वो तो तुमने तो ठीक किया अपनी तरफ से। चलो यहाँ तो कितना है बेटा? 640। अब एक अगला क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। एक क्वेश्चन लिखेंगे,
हाउ मच वर्क हैज टू बी डन, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप an object an object of mass 5 kg which is moving which is moving which is moving with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। हिंदी में लिखेंगे 5 किलोग्राम की एक वस्तु 5 किलोग्राम की एक वस्तु 5 किलोग्राम की एक वस्तु जो कि 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है उसे रोकने में जो 5 किलोग्राम की एक वस्तु जो कि 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार चल रही है उसे रोकने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। करो ये। अरविंद, प्रिंस, रवि, अंकिता। ऐसे कह रहे सर ये फॉर्मूला तभी होगा जब थीटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस फॉर्मूले में बस स्पीड जहां कम ज्यादा हो रही हो सीधे फॉर्मूला लगा देना है। टोटल वर्क डन, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg विच इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा 5 किलोग्राम की एक वस्तु जो कि 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है उसे रोकने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। संजू का सबसे पहला आंसर आया। अच्छा मुझे इसका आंसर पता नहीं है, आप लोग लिख दो, फिर जब मेरा आंसर आएगा मैच कर लेना किसका सही है किसका गलत है। ऐसे मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही लिखते लिखते ही अपने आप से वैल्यू उठाई है कुछ भी। देखो बेटा आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रोकना है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। फाइनली उसे रोकना है तो फाइनल स्पीड करनी है उसकी 0। मास कितना है उसका 5 kg का है ना। कितना वर्क करना है आपको बताना है जूल में। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा में एसआई यूनिट यूज करनी होती है कि मास है तो किलोग्राम में ही होना चाहिए, है ना। 1 सेकंड। हाँ जी सर। हाँ जी बिल्कुल जाओ, चाबी नीचे ही है, नीचे ही है चाबी। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो अभी यहीं पे हूँ, 3:30-4 बजे तक। ठीक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक। कहाँ कल आऊंगा सुबह। ठीक है सर ठीक। ओके। अच्छा देखो अब आपको पता बेटा कि इसे 54 किलोमीटर पर घंटे को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो यानी कितना बन जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। जिस बच्चे ने सीधे 54 रख दिया होगा उसका बिल्कुल गलत आंसर आएगा। और मुझे लग भी रहा है कि एक दो धुरंधर ने कर भी दिया ऐसे काम जिनके आंसर आ रहे हैं 7,000, 8,000, 15,000। ये सब वही है कि 54 का स्क्वायर चिपका दिया इन्होंने। देखो अब हमें पता है कि बेटा जब भी हमें स्पीड बढ़ानी है घटानी है तो टोटल वर्क क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे हम, है ना। तो एम की वैल्यू कितनी है 5, वी कितना है 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 15 225। और इस इनिशियल स्पीड सॉरी फाइनल बेटा 0 करनी है, फाइनल करनी है 0। इनिशियल 15 का स्क्वायर 225। तो सोल्व कर लो इसे, माइनस 225 गुणा 5/2, है ना। तो सोल्व कर लेंगे इसे हम। तो कितना आ जाएगा ये, एक काम करो इसे थोड़ा और आसान करने के लिए ना
ऊपर 5 ना, 5 दूनी 10, 10 बना लो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से कर दो, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में ये, नहीं, उससे बढ़िया तो ये रहेगा कि नीचे 10 बनाए, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। पर 25 के 225 में तो भी बड़ा नंबर बनेगा ये। कोई खास फायदा है नहीं। चलो, तो 225 की 25 से मल्टीप्लाई करके 10 से भाग कर देंगे तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया भाई से सोल्व करके? कितना है? 225 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और फिर 25 पंजे 125, 1125, 1125 को 2 से भाग करेंगे तो 562.5 ना। हाँ, तो माइनस में 562.5 जूल। तो जिन बच्चों का माइनस के साथ साइन आया उन्हीं का ठीक है, बाकी सबका गलत है। भाई देखो, यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा ना। भाई आप स्पीड कम कर रहे हैं, अच्छा खासा आपकी गाड़ी जो है 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार चल रही है, तो उसे रोकने में जो टोटल वर्क किया जाएगा नेगेटिव वर्क आएगा जब स्पीड घटेगी। और वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब स्पीड बढ़ती है। तो बढ़ते समय जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव और घटते समय आएगा नेगेटिव। तो मैंने केवल इसलिए क्वेश्चन डाला था ये कि ताकि आपको पता रहे कि पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव ये भी ध्यान रखना है। भाई आप एक चीज देखो, फाइनली आपको ऑब्जेक्ट रोकना है, फाइनली स्पीड तो उसकी 0 है, और इनिशियल कितनी है? 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। केजी को भी ग्राम में क्यों भाई? केजी को ग्राम में क्यों रखेंगे? मास की तो ऐसा यूनिट किलोग्राम ही होती है, हम तो किलोग्राम में ही रख रहे हैं हमेशा। कह रहे जी से ग्राम में रखो, क्यों? किसने कहा ये? अरे तुमने पूरा एफ इज इक्वल टू एम सब कुछ पढ़ लिया, तुम्हें ये नहीं पता कि किलोग्राम में रखना कि ग्राम में? भाई जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं और हमें जैसे वर्क निकालना है जूल में, तो वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल। अगर आप वर्क का एसआई यूनिट में आंसर चाह रहे हैं जूल में, तो सारी यूनिट फिर एसआई यूनिट ही पुट करनी पड़ेगी। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है, ना कि ग्राम है। स्पीड की एसआई यूनिट आपको मीटर पर सेकंड लिखवा रखी है, ना कि किलोमीटर पर घंटा। ऐसे ही टाइम हो तो उसकी यूनिट सेकंड यूज करेंगे, तो टाइम के लिए सेकंड ही यूज करना है। जहां लंबाई दिख जाए वहां मीटर ही यूज करना है ना। जहां स्पीड दिखे वहां मीटर पर सेकंड ही यूज करना है। वर्क है तो जूल में ही नापना है, फोर्स है तो न्यूटन में ही रखना है। ये हमें ध्यान रखना है। रिंकू भाई, हर क्लास में एक ही बात नहीं बताई जाएगी, है ना। हर क्लास देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें कितनी क्लास होंगी कितनी नहीं। ये सबसे पहली क्लास देख लेना, पता चल जाएगा। एक लिखेंगे, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन 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 टू मेंटेन स्पीड to maintain a speed of 79 kilometer per hour, to maintain a speed of 79 kilometer per hour of an object of mass 69 ग्राम। लिख रहा है कि 69 ग्राम की एक वस्तु की चाल, 69 ग्राम की एक वस्तु की चाल 79 किलोमीटर पर घंटा बनाए रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? 69 ग्राम की एक वस्तु की चाल 79 किलोमीटर पर घंटा बनाए रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? समझ में आ रहा भाई सभी को? ये करो, 69 ग्राम की एक वस्तु की चाल, 69 ग्राम की एक वस्तु की चाल 79 किलोमीटर पर घंटा बनाए रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? लॉजिक है बस। ये घबराने के लिए, डराने के लिए लिखा मैंने 79 किलोमीटर पर आवर, पचला इसका मीटर पर सेकंड बनाने बैठ जाओ, 69 ग्राम से किलोग्राम बनाने बैठ जाओ। क्यों? कुछ करना ही नहीं है भाई। आपने करना क्या है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेंटेन रखना है, यानी उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 79, और फाइनल भी 79 ही रखनी है मेंटेन। ना तो स्पीड बढ़ानी ना घटानी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए पॉजिटिव काम करना पड़ता है, स्पीड घटाने के लिए नेगेटिव वर्क होता है, और स्पीड ना तो बढ़ानी ना घटानी, वर्क 0। तो भाई आपको सोचो वर्क क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इनिशियल और फाइनल दोनों स्पीड आपकी सेम है, 79 किलोमीटर पर आवर। तो जितना यू उतना वी दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कितना बन जाएगा? 0। ये कभी आंसर नहीं आया?
आधे सोच रहे हो मास्टर जी को क्या हो गया, क्या क्या लिख रहे हैं ये कैलकुलेशन सिखाने आ गया आज हमें, 79 और ये 69। जब भी ऐसा दिखे ना, ये केवल ऊट पटांग अगर मैं चीजें लिख ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ ये, तो ये फिर तो भाई बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमें सबको कन्वर्ट करना पड़े इस किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में से किलोग्राम में और वैल्यू वैल्यू पुट पुट करनी पड़े, तो फिर तो टाइम खराब करने वाली बात है। तो ये केवल ये चेक करने के लिए, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि स्पीड मेंटेन रखनी है 10 मीटर पर सेकंड की 1 किलोग्राम की वस्तु की, तब भी आंसर जीरो ही आता है ना, जब ना स्पीड बढ़ा रहे ना घटा रहे हम। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि हमें एमजीएच कब लगाना है। जब किसी वस्तु को उठा के हम ऊपर रखेंगे तो हम एमजीएच लगाएंगे। जब हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और एंगल दे रखा हो कि इतना फोर्स लगाया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना एंगल है, तो हम एफ एस कोस थीटा लगा देंगे। जब हमें स्पीड बढ़ानी या घटानी होगी तो टोटल वर्क, टोटल कार्य कितना किया गया वस्तु पे, तो अब हम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा देंगे। दिमाग में चल रहा ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। शून्य ठीक आ रहा, बड़ी जल्दी आ रहा भाई तुम्हारा आंसर। टिंकू, रवि, प्रवेंदु, उज्जवल। देखो इस क्लास में टिंकू रेगुलर बच्चा है, ये पूर्वेंदु भी बिल्कुल रेगुलर है ना। अभी और कुछ के नाम आएंगे तो जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं उनका पता चल रहा है कि हाँ, बच्चे डेली क्लास में उपस्थित रहते हैं। अच्छा, अगले पे आते हैं। एक मुझे आप बताओ, बेटा ये आपकी कार है, ठीक है, स्टेयरिंग लगा हुआ है गाड़ी में और ये ड्राइवर बैठा है, ठीक। अब आपकी जो गाड़ी थी, ये गाड़ी आप यू स्पीड से लेके जा रहे हैं, यू स्पीड से आपकी कार जा रही है और आप बड़े मजे में जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे जा रहे थे, अचानक से आपने देखा कि सामने यार दीवार आ गई है, एक रोड क्लोज। आपने कहा यार ये क्या हो गया। आपने क्या करोगे, तुरंत ब्रेक लगाने शुरू करोगे और आपने ब्रेक लगाने शुरू किए और आपकी जो गाड़ी है वो ऐसा डिस्टेंस चलने के बाद यहां पर रुक गई। आपकी जो कार है वो रुक गई फाइनली एस दूरी चलने के बाद, और आपने जो फोर्स लगाना पड़ा आपको वो एफ फोर्स लगाना पड़ा, यानी कि जो आपको ने ब्रेक के ऊपर पैर रखे, खींच के जो आपने ब्रेक मारे, तो एफ फोर्स लगाया आपने और आपकी गाड़ी एस दूरी चलने के बाद रुक गई, आप बच गए। आपने कहा जी मजा आ गया। अब नेक्स्ट डे का माहौल बनाते हैं हम। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन आप फिर आ रहे थे, सेम वही कार है, सेम यही कार में उसी सड़क पे फिर से आ रहे हैं आप, और आज आप ज्यादा भावुक हो गए। आपने कहा रात तो वो दीवार हट गई होगी, थोड़ा सा ही काम था सड़क में, है ना। तो आप आज आ रहे हैं डबल स्पीड से भागते हुए। अगर कल आपकी गाड़ी की स्पीड जो थी वो अगर 50 थी, तो आज आप 100 पे चला रहे हैं। आप गाड़ी को लेकर आ रहे सेम सड़क पे, उसी गाड़ी को 100 की स्पीड, फिर से दीवार वहीं खड़ी है, फिर आप फिर खींच के ब्रेक मारोगे। आज तो भाई जब गाड़ी 50 की स्पीड पे चल रही हो तो आपने कुछ ताकत से ब्रेक लगाया, आपकी गाड़ी रुक गई। लेकिन बेटा अगर आपको गाड़ी को उतनी ही दूरी में रोकना है और गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो तो हमें खींच के ब्रेक नहीं मारने पड़ते भाई। हम बहुत ही हल्के से स्पीड में हम गाड़ी लेके जा रहे हो, कोई सामने से अचानक इंसान आ जाए तो हम ब्रेक मारेंगे, गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन हम गाड़ी को थोड़ी तेज चल रही हो हमारी गाड़ी और कोई अचानक से इंसान आ जाए तो हम पूरे एकदम से पूरा तेजी से खींच के ब्रेक मारते हैं। आपने साइकिल में भी किया होगा, मोटरसाइकिल में भी किया होगा, गाड़ी में भी किया होगा। तो आज क्या किया इस व्यक्ति ने, फिर से इसकी गाड़ी जो है वो एस दूरी चलने के बाद इसने रोक दी, ठीक कल की तरह ही, और आज भी टकराने से बच गया, फाइनली गाड़ी इसकी रुक गई। तो पेपर में पूछता है कि अगर कोई गाड़ी यू स्पीड चल रही हो और वो एस दूरी चलने के बाद रुक जाए, ऐसे ही अगले दिन आपकी गाड़ी की जो है वो डबल स्पीड पे चल रही है और आज भी वो एस दूरी चलने के बाद आपने रोक दी, तो अगर आपने पहले दिन F1 फोर्स लगाया और दूसरे दिन आपने F2 फोर्स लगाया, तो ये F2 जो है वो F1 से कितने गुना होगा। सेम दूरी में आपको अपनी कार रोकनी है। अगर आप कार को डबल स्पीड पर भगा रहे हैं तो पहले के मुकाबले कितने गुना ज्यादा आपको बल लगाना होगा, ये आपको बताना है।
हम्म। बीबी नायडू का बड़ा सुंदर आंसर आया हमारे पास। विजय का भी अच्छा आंसर आया है, रामपाल का भी। रामपाल का तो देखो कितनी तगड़ी प्रोग्रेस चल रही है, रामपाल हर क्लास में टॉप पे चल रहा है, फर्स्ट रैंकिंग चल रही है इस बैच में रामपाल की। राजा, उज्जवल, नीतीश सबका ठीक है, लेकिन रैंकिंग पहली रामपाल की रहेगी, भले तुम ठीक कर दो। यहाँ देखो, अब इसमें हमने क्या देखा, जब भी ऐसा बेटा क्वेश्चन आए कि कुछ स्पीड थी और फाइनली स्पीड कम हो गई फोर्स लगाने से कुछ दूरी चलकर, जब भी आपको ऐसा माहौल दिखेगा, ऐसे मैं आपको ना पीडीएफ से आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था इंपोर्टेंट लिखकर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एस, ये बड़े काम का है। भाई देखो, आप यहाँ गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हैं, गाड़ी कुछ दूरी चलने के बाद आपके रुक जा रही है, फाइनल स्पीड जीरो हो रही है, शुरुआत में कुछ स्पीड थी, तो जब भी गाड़ी कुछ पे फोर्स लगकर और गाड़ी कुछ दूरी चलकर रुके, तो उस केस में आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इंटू एस इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज देखो, दोनों दिन आपकी फाइनली गाड़ी रुक रही है, यहां भी फाइनल स्पीड जीरो हो रही है, यहां पे भी जीरो हो रही है, यानी फाइनल स्पीड तो दोनों केस में सेम है, तो इसे उड़ा दो। सेम कार है, कार अगर पहले दिन 100 किलो की है तो दूसरे दिन भी 100 किलो की होगी, अभी कांस्टेंट है, इसे भी उड़ा दो। दोनों दिन आपकी गाड़ी सेम दूरी चलकर रुक रही है, तो इसे भी उड़ा दो। हाफ क्या है हमारे पास में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, इसे भी उड़ा दो। तो हमने क्या देखा अब, कि जो फोर्स है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपको अपनी गाड़ी को रोकने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है केवल कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। अगर सेम ही गाड़ी हो तो उसे रोकने के लिए जब फोर्स लगाएंगे उसकी स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने स्पीड कर दी दुगनी, तो यू का तो स्क्वायर है, दुगने का भी स्क्वायर होगा, यानी कितना आएगा 4, यानी कि आपको फोर्स पहले से 4 गुना लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाइड 4 टाइम्स फोर्स, 4 गुना। तो इसे अपने बस याद कर लेना। अगर पेपर में कहे कि भाई एक गाड़ी जो है, जैसे मान लो आप खुद से सोचना है ऐसे कि बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने में के साथ रिस्क क्यों है। आप 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और जा रहे अचानक से आपने कोई गड्ढा देखा और आपने कुछ फोर्स लगाया और आपकी गाड़ी जो है कुछ आधा मीटर चल के रुक गई और गड्ढे से आप बच गए। लेकिन अगर आप गाड़ी को 150 की स्पीड पर लेकर जाओ, 3 गुना स्पीड पर, तो 3 या 9, यानी अगर आपको आधे मीटर में ही उस गाड़ी को फिर से रोकना है तो पहले से 9 गुना ज्यादा बल लगना चाहिए टायरों के ऊपर, 9 टाइम्स। और आपने पूरे खींच के ब्रेक भी लगाए, अगर वो 9 गुना नहीं हो पाए, 4-5 गुना ही हो पाया, तो गाड़ी आपकी आधे मीटर चलकर नहीं रुकेगी, वो थोड़ी सी आगे चलकर रुकेगी। और इसलिए बहुत तेज अगर गाड़ी चल रही हो स्पीड से, अगर अचानक आगे चलता हुआ ट्रक रुक जाए या आगे चलती हुई गाड़ी अपनी अचानक से लेन बदल ले, और हम कितने भी खींच के ब्रेक मारते तब भी हमारी गाड़ी क्यों घुस जाती है उसमें अगले वाले में, क्योंकि हम बदतमीजी कर रहे हैं। 150 की स्पीड पर चलाना है गाड़ी, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़, तो 200 पे चल रही हो तो देखो और बुरा हाल हो जाएगा। मान लो किसी ने खरीद ली भैया मर्सिडीज फरारी वरारी टाइप की कोई भी गाड़ी, 200 पे जो भाग जाए, तो 4 गुना स्पीड कर रखिए 50 के मुकाबले, तो जितना फोर्स लगा के 50 वाली स्पीड वाली गाड़ी को रोक सकते हैं, तो वहां 4 चौक 16 गुना अधिक बल लगाना चाहिए, 16 टाइम्स। तो उतनी ही डिस्टेंस में रुकेगी वो, नहीं तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लेकर रुकेगी। तो अगर काफी डिस्टेंस है आपके और आगे वाले वाहन के बीच में तो बचाव हो सकता है, अगर कम ही डिस्टेंस है और आप कितना भी खींच के ब्रेक मारो, अगर वो 16 गुना नहीं हो पाया तो ज्यादा दूरी में जाकर रुकेगा। तो इसलिए कोई भी जो एक्सप्रेसवे पे हम चलते हैं उसकी जो भी स्पीड है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर उसकी मैक्सिमम स्पीड 100 है तो कोशिश करो कि अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड पे ही चलाओ, 60 पे भी नहीं चलानी, तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई पीछे तेजी से आ रहा है, ये गाड़ी ऐसे जा रही है और आप इधर को चला रहे हैं स्लो, अब इसने क्या किया कि इधर की तरफ आ रहा है ये और आप बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हो, तो हाईवे की स्पीड भी मेंटेन करनी होती है। बहुत धीरे स्पीड से चलाने वाले वाहन के भी एक्सीडेंट होते हैं। या बिल्कुल ही आप उसे लेफ्ट साइड में बिल्कुल ही कोने पे चलाओ, यानी कि बिल्कुल राइट साइड जो ओवरटेकिंग साइड है उस पर चला रहे हैं। तो जब भी आज के बाद आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, एक तो हाईवे की स्पीड के आसपास स्पीड होनी चाहिए, 100 इसकी लिमिट है, तो आपकी गाड़ी 85-100 के बीच में ही चलनी चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं करनी और बहुत फास्ट भी नहीं करनी। दूसरा, और कोशिश ये करो कि अपना बीच वाली लाइन में है, अगर ओवरटेक करना तो राइट साइड पे जा रहे हैं, और जो आगे वाहन जा रहा है उससे कुछ मीटर की दूरी बना के रखें, क्योंकि बहुत सा बार ना ऐसा होता है कि सब आप ये गाड़ी जा रहे हैं, अब आप इधर से आपने ओवरटर्न करने मतलब आपने से क्या किया कि ओवरटेक करना इधर जा रहे हैं, तो अगर इधर वाली गाड़ी बहुत स्लो चल रही होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक लंबी सी डिस्टेंस आप रखेंगे, तो अगर कोई इधर धीरे भी चल रहा तो आप उसे बचाव कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े हवाबाज हैं, तो फिर मैं कितना भी समझा लूं, घर वाले कितना भी समझा लें, आप समझोगे ही नहीं, तो टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। समझदार होंगे तो किसी की बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ चीजें बनी। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे आप इस वर्क में, एक वैरायटी
ये बेटा एक चेन है, जंजीर, जंजीर समझ रहे हो ना, ठीक। अब ये जंजीर जो है, ये टोटल जो है, मैं एग्जैक्टनेस की पेपर वाली ही वैल्यू ले लेता हूं। 100 सेंटीमीटर की जंजीर है ये, और 2 किलोग्राम की। देखो ये बेटा हमारे पास में एक चेन है, इस चेन का जो मास है, जंजीर का मास जो है वो 2 किलोग्राम का है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2 मीटर की। 2 है कि 1 मीटर की, 1 मीटर की इसकी लंबाई दे रखी है टोटल। तो उसने कहा कि भाई एक जो टेबल है उसका कोना है, होता ना कई बार जैसे हम घर में क्या करते हैं, इसे टेबल है हमारे, ये टेबल, तो इस टेबल पर हमने एक जंजीर को ऐसे लटका दिया कि उसका कुछ हिस्सा नीचे की तरफ लटक रहा हो और कुछ टेबल के ऊपर ही हो। तो बेटा जो हमारे पास जंजीर है, इसका 40 सेंटीमीटर जो है हिस्सा वो नीचे लटक रहा है। टोटल जंजीर कितने की है, ये 1 मीटर की है, उसमें से 40 सेंटीमीटर यहाँ पे लटक रहा है, तो 60 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। तो थोड़ा बड़ा कर लो, इधर ज्यादा हिस्सा है, ठीक है, अलग से कम कर लेंगे। पूरी चेन 2 किलोग्राम की, 1 मीटर जो है कि टोटल चेन थी, 40 सेंटीमीटर हिस्सा इसका लटक रहा है। तो उसने क्वेश्चन पूछा हमारे से, आपको बताना है कि वर्क डन टू पुल द चेन, इस चेन को आपको ऊपर खींचना है, जो हिस्सा इसका नीचे लटका है ना, आपको इस चेन को ऊपर की खींचना है। तो टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा इस चेन को खींचने में? टोटल वर्क डन टू पुल द चेन, चेन को टू पुल द चेन अपवर्ड, टोटल वर्क डन टू पुल द चेन, चेन को ऊपर खींचने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा ये आपको बताना है। अगर आप इस चेन को ऊपर की तरफ खींचना चाह रहे हैं तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? हम्म, करो भाई ट्राई सभी बच्चे से। कुछ आंसर मेरे पास में आए हैं। सबसे पहला है रवि का, चलो शुरू करते हैं। पहले बेटा मुझे एक चीज बताओ, हमें चेन जो ऊपर खींचनी है उसकी लंबाई कितनी है? आप कहेंगे सर 40 सेंटीमीटर, साफ साफ बनाया आपने फोटो में। तो जो हमें मास दे रखा है ना 2 किलोग्राम, में पूरी चेन का दे रखा है 1 मीटर का, तो हमें जितनी चेन ऊपर खींचनी है हमें उतनी लंबाई का मास पता होना चाहिए। तो देखो ये बेटा 40 सेंटीमीटर का हमें मास निकालना है, 1 मीटर का मास है 2 किलोग्राम, यानी 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का मास कितना है? 2 किलोग्राम। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 2/100 किलोग्राम। हमें निकालना 40 का, तो 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा 2/100 गुणा 40 किलोग्राम। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4/5, यानी कि 0.8 kg। भाई 100 सेंटीमीटर का था 2 किलोग्राम, तो 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा 0.8 kg मास। बस हमारा काम हो गया। अच्छा, जब हम बेटा किसी वस्तु को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं किसी वस्तु को ऊपर लेके जाऊं, जैसे मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा होता है यहाँ पे m मास का, और इससे मुझे h हाइट ऊपर लेके जाना होता है, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ता है? mgh। अब देखो, अब मुझे चेन को ऊपर खींचना है, कितना कार्य करना पड़ेगा? mgh। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बेटा अगर ये मास यहाँ पर रखा होता और इसे h हाइट ऊपर लेके जाते तो टोटल हाइट मिल जाती। लेकिन यहाँ पे जो मास है ना, इस पूरी चेन में फैला हुआ है, पूरी चेन में। कोई ऐसा नहीं है कि आप इस वाले पॉइंट को 40 सेंटीमीटर ऊपर लेके जा रहे हैं। जब चेन को आप ऊपर खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट तो 40 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ये वाला मात्र 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, कोई 15 जाएगा, कोई 20 जाएगा, कोई 25, कोई 30, 35। तो ये पूरा मास फैला हुआ है। तो जब ऐसा केस हो
कि जब मास जो है एक ही पॉइंट पर ना हो, फैला हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का आप देखेंगे सेंटर ऑफ मास कित को उठाने में, फिर जो हम हाइट लेंगे ना वो सेंटर ऑफ मास की लेंगे। तो बेटा अगर ये पूरा यूनिफॉर्मली मास फैला हुआ है 40 सेंटीमीटर का, तो इसका सेंटर कहां पड़ेगा, बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, वो 20 सेंटीमीटर पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हाइट लेंगे ना तो 20 सेंटीमीटर की लेंगे। भाई आप सोचो ना, पूरा मास ऐसा फैला हुआ है, ये वाली चीज तो 40 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी खींचने में, ये वाली तो 2 ही जाएगी, कोई 15 जाएगी, कोई 25 जाएगी, कोई 30 जाएगी। तो अब कौन से वाली हाइट लें हम, 40 लें सबसे नीचे वाली, या ऊपर वाले के लिए तो वाले तो 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, उसके नीचे वाला 15 ही जा रहा है, बीच वाला 20 ही जा रहा है। तो उसका हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे, मास फैला हुआ हो कि द्रव्यमान केंद्र जो है वो कितनी हाइट पर है। तो 20 सेंटीमीटर की हाइट पे है तो मेरा काम हो गया। तो मास कितना था 0.8 kg, जी के लिए न्यूमेरिकल में 10 ले लो, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, और मीटर बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में हमेशा हम ऐसा यूनिट यूज करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 8 दूनी 16, यानी कि 1.6 जूल आएगा। तो रवि का 2.4 आया। इन्होंने क्या किया, हाइट जो है ना वो 40 सेंटीमीटर ही ले ली। बेटा कोई 40 सेंट अगर ऐसा होता ना, क्या 40 सेंटीमीटर नीचे कोई पॉइंट एक ऑब्जेक्ट होता जिसका पूरा मास एक ही पॉइंट पे होता, तो इसे पूरे को उठाते तो 40 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाते। यहाँ पे मास ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ पूरी चेन में फैला हुआ मास है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास को देखेंगे कि उसे कितना उठाना है। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो 1 पॉइंट कितना आया मेरा आंसर, 1.6 जूल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो, हाँ 1.6 जूल ही आंसर है इसका। आगे बात समझ में सभी को। बाकी देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, एक आध, एक ये वाला ही करना, ये वर्क के 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं आपको हम। सर आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ, आपको थैंक यू बोलने के लिए, आपकी वजह से फिजिक्स क्लास का इंतजार रहता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभिषेक कह रहे हैं थैंक यू। चलो अभी क्वेश्चन करना, कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्टूडेंट इन लिफ्टिंग ए 0.5 kg बुक फ्रॉम ग्राउंड एंड कीपिंग इट ऑन ए सेल्फ 1.5 मीटर हाई। बेटा देखो ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, एक किताब को, उसका मास कितना है 0.5 kg, किताब यहां रखी थी, इसे 1.5 मीटर ऊपर लेके जा रहा है, तो कितना वर्क करेगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किसी वस्तु को उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं तो mgh। किताब कितने की है 0.5 kg की है, जी की वैल्यू 10 ले लो, और h कितना है 1.5, तो पॉइंट से गया 0, 15 पंजे 75, यानी कि 7.5 जूल का काम करना पड़ेगा। ये किसी पेपर में आया क्वेश्चन है जो पीडीएफ में आपको दिख रहे हैं, 7.5 जूल। और सिंबल लिखना चाहते हो तो कैपिटल जे। देखो अगर यूनिट का भी साइंटिस्ट का नाम हो ना, यूनिट साइंटिस्ट का नाम, तो अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हो जूल, तो फिर आपको स्मॉल लेटर यूज करना पड़ता है पहले में। हालांकि आपने देखा होगा कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो कैपिटल का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर। अगर मान लो मुझे ये बताना हो कि जूल की थ्योरी, जूल्स थ्योरी बतानी है, तो जे कैपिटल में लिखूंगा मैं। लेकिन जब साइंटिस्ट का नाम यूनिट के तौर पे यूज करना हो कि फोर्स लगाया 20 न्यूटन, वर्क किया 50 जूल, तो जब कभी भी आप पूरा नाम लिख रहे हैं साइंटिस्ट का यूनिट के तौर पर, मात्रक के तौर पर, तो उसमें स्मॉल लेटर आता है, और सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर आता है। खाली जे लिखना चाह रहे हो तो कैपिटल लिखो। लेकिन हमें इसमें हम ज्यादा फोकस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं इसमें हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे होते तो फिर हमें लिखना पड़ता कि वस्तु पे हमने कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फिर ऐसे लिखते, या फिर हम ऐसे लिखते 10 कैपिटल एन। अगर मैं ऐसे लिख दूं ना 10 न्यूटन, तो ये गलत हो जाएगा ये। तो बात अलग है कि टीचर को भी पता हो जो कॉपी चेक कर रहा है तुम्हारी, इतना है ना, पता चला एक धुरंधर तो ऐसे ही हो सकता है कि वो ईस्वी नंबर काट ले, स्मॉल एल लिख दिया, व्यक्ति का नाम है, अरे व्यक्ति का नाम है यूनिट के तौर पे यूज हो रहा है, तो स्मॉल एन इसलिए लिखा है। इसमें इसमें तो और बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं। इस वाले पीडीएफ में देखते हैं कुछ मिल जाए काम का अपने।
घर वाले बोर्ड में तो मेरे ना बहुत सारी पीडीएफ हैं, यहाँ पे है नहीं इतनी। चलो कोई नहीं, तो आज की क्लास में ऐसा करते हैं, इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास में हम इसे वर्क में जो एक दो चीज़ें बची हैं पीडीएफ से वो करा दूंगा आपको मैं। फिर हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, और फिर आएगा एनर्जी। जब एक बार एनर्जी और बता दूंगा ना, फिर हम जो अभी फॉर्मूला मैंने एक आपको पढ़ाया था कि F इंटू एस इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कि गाड़ी को उतनी ही दूरी में रोकना है तो हमें पहले से 4 गुना अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो उसके एक दो वैरायटी और आएंगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा एनर्जी वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो बाकी हम सभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।